नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। कल हमने अनुसूचियों का सेगमेंट स्टार्ट किया था और हम 7th शेड्यूल को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हम राज्य सूची, केंद्र या संघ सूची और समवर्ती सूची मैंने 3 सूचियों का आपके सामने जिक्र किया था: राज्य सूची, केंद्र या संघ सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने विषय हैं, 61, इसमें कितने 100 और इसमें कितने हैं 52। राज्य सूची पर मैं आपको बता के आया था कि कैसे राज्यसभा को अगर लगे कोई विषय राष्ट्रीय महत्वता पर ज्यादा जोर देता है तो उस पर क्या कर सकती है राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से, बहुमत से संकल्प पारित कर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। केंद्र सूची या संघ सूची पर मैं आपको बता के आया था कौन केंद्रीय विधायिका कानून बनाएगी। और इस पर कौन बनाएगा राज्य सूची के विषयों पर? राज्य विधानमंडल यहां तक की चर्चा हम कल कर चुके थे। आज हमें डिस्कस करना था समवर्ती सूची। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से, समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची देखो दोस्तों, सबसे पहले आप याद रखें कि समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, समवर्ती सूची को की जो धारणाएं हैं हमारे संविधान में, वो कहां से अडॉप्ट की गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अब समझते हैं कि समवर्ती सूची का काम क्या है और समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है। इस बात को हम देखेंगे। जैसे मैं बात करूं कि हमने पहले, आप इससे पहले एक ये लिखें कि यूएसए व ऑस्ट्रेलिया में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट के पास है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यानी राज्यों के पास है। राज्यों के पास है। अब बात करते हैं हम समवर्ती सूची की। ये बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अच्छा, समवर्ती सूची का हम एक विषय लेते हैं 52 में से। क्या लेते हैं हम? शिक्षा लेते हैं।
शिक्षा, और शिक्षा पर क्या बनना है? कानून बनना है। कानून, ये तो समझ रहे होंगे ना कि कानून यानी शिक्षा से संबंधित, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लानी है या फिर शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान होना है, यूनिवर्सिटीज में कुछ सुधार होना है, या फिर उनसे संबंधित कोई भी कानून बनना हो शिक्षा से संबंधित, तो इस पर कौन बना सकते हैं? राज्य भी बना सकते हैं और केंद्र भी बना सकते हैं। तो मैं एक साइड लिखता हूं केंद्र, सरकार या केंद्रीय विधायिका, और यहां लिखते हैं हम राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। यदि शिक्षा पर कानून बनना है, केंद्र सरकार ने कानून बनाया ए, और राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल ने कानून क्या बनाया? बी, और इस कानून में क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ, यानी राज्य ने कहा कि मेरी मानी जाएगी और केंद्र सरकार ने कहा या केंद्रीय विधायिका ने कहा कि हमने जो कानून बनाया वो एप्रोप्रिएट है, वो ज्यादा उपयुक्त है। तो क्या होगा? यहां पर दोनों के बीच यदि टकराहट होती है, यहां पर यदि दोनों के बीच टकराहट होती है तो कानून किसका मान्य होता है? केंद्रीय विधायिका का। केंद्रीय विधायिका का, यह बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि जैसे हमें 52 हमारे यहां विषय हैं और उसमें से एक विषय है शिक्षा। शिक्षा पर कानून बनना है। अब शिक्षा से संबंधित क्या प्रोविजन होने चाहिए? तो केंद्र सरकार कुछ नियम कानून लेकर आई। क्या लेकर आ गई? ए, और इसी शिक्षा पर राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल कानून लेकर क्या आया? बी। लेकिन हुआ क्या कि दोनों के कानून आने पर, दोनों के कानून आए सामने और राज्य सरकार ने कहा, राज्य विधानमंडल ने कहा कि मेरे कानून सही हैं, केंद्रीय विधायिका ने कहा नहीं ये सही है। तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि विषय समान होने पर, यहां आप लिखेंगे विषय समान होने पर किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का, यानी केंद्रीय विधायिका का। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझिएगा, अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट जरूर करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अवशिष्ट शक्ति, रेजिडुअल पावर। अवशिष्ट शक्ति, सबसे पहली बात करें, चलो हमने अब तक यह अवशिष्ट विषय कहे, हम ये अवशिष्ट शक्ति कहें, तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया है कि अवशिष्ट शक्ति हमारे यहां किसके पास है? केंद्र के पास है। यदि किसी विषय का उल्लेख राज्य सूची में नहीं है, केंद्रीय सूची में नहीं है और समवर्ती सूची में भी नहीं है, समवर्ती सूची में भी नहीं है, तो अगर किसी भी विषय का उल्लेख इसमें नहीं है और उस पर कानून बनना है तो उस कानून को, वो कानून किसके अंतर्गत आएगा? अवशिष्ट शक्ति के। इसे आप एक छोटे से एग्जांपल से समझें कि कोई कर लगाने की शक्ति, कोई कर या किसी कर को लगाने की शक्ति किसमें आ गई? अगर
इनमें वैसे मैं आपको बताऊं कि निगम कर, आयकर 1994 का है। ये सवाल पूछा जाता है कि इनकम टैक्स कब लगा, तो 1994, 1994, 1995 में। तो राज्य सूची, सॉरी, इसे आप यहां नहीं केंद्रीय सूची में ऐड कीजिएगा। तो निगम कर और आयकर पहले से कहां पर डिसाइड है कि इन पर यदि अगर कानून बनना है कोई, तो कौन बनाएगा, केंद्रीय विधायिका बनाएगी। यदि स्थानीय कर कोई लगना है, मनोरंजन टैक्स लगना है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। यदि इनके अलग, अगर इनसे कोई अलग कर लगाना है और शुल्क लगाना है, कर या शुल्क, टैक्स या फी लेनी है कोई एडिशनल, तो वो किस में आएगा, अवशिष्ट शक्ति में। और इस पर कानून बनाने की पावर किसे है, केंद्रीय विधायिका को, केंद्रीय विधायिका को। इतनी बात आप अच्छे से याद रखेंगे कि अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने की जो पावर है वो किसे है, केंद्रीय विधायिका को। और अवशिष्ट शक्ति का रेजिडुअल जो पावर का उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, अन्य भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है। अवशिष्ट शक्ति का जो प्रावधान है हमारे यहां जो लिया गया है, प्रावधान कहां से लिया गया है, कनाडा से, कनाडा से लिया गया है। और केंद्रीय विधायिका किस आर्टिकल के तहत कानून बनाती है, इसमें आर्टिकल 248 के तहत। इतनी बात आपको अवशिष्ट शक्ति के बारे में याद रखनी है। और जो मैंने आपको संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और ये अवशिष्ट शक्ति का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, मेरा पूर्ण विश्वास है कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज तक के आए हुए आप सवालों को उठाना, उन्हें हल करना, और यदि आपको लगे कि इससे बाहर सवाल आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, या आपका कोई सवाल हो तो वहां पर पोस्ट जरूर करना। यहां से अलग कोई सवाल आज तक नहीं पूछा गया है। लास्ट फिर रिपीट करता हूं, अवशिष्ट शक्ति यानी जिस विषय का उल्लेख तीनों 7वीं अनुसूची की विषयों का जो बंटवारा किया गया है उसमें उल्लेख नहीं है, यदि उनके अतिरिक्त किसी विषय पर कानून बनाना है तो उस पर कौन बनाएगा, केंद्रीय विधायिका। और ये प्रावधान, ये जो प्रोविजन है हमारे यहाँ कहां से अडॉप्ट किया गया है, कनाडा से। और आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 248 के तहत। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए, एक छोटा सा नोट बनाइएगा। नोट 1935 के भारत शासन अधिनियम में अवशिष्ट शक्ति किसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। गवर्नर जनरल के पास थी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं दो चीजों का जिक्र कर रहा था, इसे भी आप अच्छे से समझ लें। मैं बोल रहा था केंद्रीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका, और एक मैं बोल रहा था राज्य विधानमंडल। तो देखो दोस्तों, यहां पर ये अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो केंद्रीय विधायिका के 3 पार्ट होते हैं।
लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जहां पर विधान परिषद नहीं होती वहां पर द्विसदनीय बोला जाता है। जहां पर कुछ स्टेट ऐसे भी हैं हमारे यहां जहां पर विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 स्टेट में ही मौजूद है। प्रेजेंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहां पर विधानसभा नहीं होती वहां पर विधानसभा होती है ओनली, और राज्यपाल होता है। यानी मैं जिस कानून की बात कर रहा था, अगर हम उसे केंद्रीय विधायिका के परिप्रेक्ष्य में समझें, अगर सपोज कोई एक्स कानून है, इस कानून से संबंधित प्रोविजन कहां पेश होंगे, या तो वो राज्यसभा में भी हो सकते हैं, या फिर वो लोकसभा में भी हो सकते हैं, या फिर वो राष्ट्रपति से पूर्वानुमति, राष्ट्रपति से पहले साइन कराकर भी पेश किए जा सकते हैं किसी भी सदन में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर लोकसभा में पेश होता है तो कहां जाएगा, और राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से कहां जाएगा, और राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राज्यसभा में पेश होता है तो पहले कहां आएगा, लोकसभा में, और लोकसभा के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। और यदि राष्ट्रपति से सिग्नेचर करा लिए जाते हैं तो वो पहले कहां आएगा, लोकसभा में, और फिर कहां जाएगा, राज्यसभा में। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यानी मैंने पहले कहा कि कोई भी कानून राज्यसभा में पहले पेश हो सकता है, राज्यसभा के बाद कहां जाएगा, लोकसभा में, और लोकसभा के बाद कहां आएगा, राष्ट्रपति के पास। इसे आप एरो को ध्यान रखेंगे। और यदि कोई भी कानून लोकसभा में पेश होता है तो लोकसभा के बाद कहां आएगा, राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद कहां आएगा, राष्ट्रपति के पास। और इसके अतिरिक्त यदि कोई भी कानून राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, अभी आर्टिकल 3 की जब मैं बात करूंगा तो वहां मैं बताऊंगा कि कैसे राष्ट्रपति की पहले, या धन विधेयक पर कैसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है और उसके बाद फिर उसे सदन में पेश किया जाता है। और अगर राष्ट्रपति से पूर्वानुमति ले ली जाती है तो वो पहले लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है, और उसके बाद वो फिर दोनों सदनों से, यानी इन 3 प्रक्रियाओं से, 1, 2 और 3, इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब राष्ट्रपति लास्ट पर उसमें साइन कर देते हैं तो एक्ट क्या बन जाता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। यही प्रक्रिया दोस्तों जब मैं राज्य विधानमंडल बता रहा था आपको, यहां पर फॉलो होती है। जैसे कोई भी कानून विधानसभा में पेश हो सकता है, विधान परिषद में पेश हो सकता है, और अंत में राज्यपाल उस पर साइन कर सकते हैं। उसके बाद विधान परिषद में पेश हो सकता है, विधानसभा में पेश हो सकता है, विधानसभा को आता है, और उसके बाद फिर उस पर राज्यपाल साइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल की संस्तुति ली जा सकती है पहले, और फिर उसे किसी भी सदन में, इस सदन में यानी विधानसभा में या फिर विधान परिषद में पेश किया जा सकता है, और फिर वो क्या है, कानून का रूप धारण कर लेता है। ये जो शब्दावली थी इसे आप अच्छे से समझे, केंद्रीय विधायिका और राज्य विधानमंडल। जब मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, जब मैं आपको मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा, केंद्रीय विधायिका पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इसकी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा कि कौन सा कानून लोकसभा में पेश हो सकता है, कौन सा राज्यसभा में पेश होगा, किस पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाएगी। लेकिन अभी आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको कठिनाई हो रही होगी समझने में, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। इतनी बात आप यहां तक याद रखें। अब बढ़ते हैं आगे।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम अनुसूची 8। इसमें क्या है, हमारे यहां भाषा से संबंधित प्रावधान। इसमें जो प्रोविजन है वो किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो मैंने आपको बताया था कितनी अनुसूची थी, हमारे यहाँ 8 ही थी। और हमारे मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, 14 भाषाओं का उल्लेख था, यानी इन्हें संवैधानिक भाषा और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे। समय बदला, परिस्थिति बदली और कुछ भाषाओं को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, और इसके द्वारा 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी कोंकणी। उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन कब हुआ, 1992, और इसके द्वारा सॉरी ये सीक्वेंस गलत है, आप थोड़ा सा सही करेंगे। यहां पर ये नहीं, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, और 92 संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी ये क्या की गई, शामिल की गई। तो वर्तमान में अगर हमारे यहां पूछा जाए तो कितनी भाषा है संवैधानिक भाषा, 22 भाषा है, 22 भाषा। ये बात आपको याद रखनी है, 22 भाषा है, 22 भाषा है। नोट करके लिखेंगे कि अंग्रेजी भाषा का उल्लेख इन 22 भाषाओं में नहीं है, 22 भाषाओं में नहीं। कभी सवाल पूछ ले, क्योंकि अंग्रेजी आजकल मैं देखता हूं कि अंग्रेजी को ज्यादातर बढ़ावा दिया जाता है, कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो कहीं आप उस मानसिकता के शिकार ना हो जाएं कि आपसे पूछ ले कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है और उसमें एक ऑप्शन क्या हो, अंग्रेजी भी हो। तो क्या है, अंग्रेजी इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, ये बात आप याद रखेंगे। हालांकि मिजोरम के द्वारा अंग्रेजी को अपनी राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, और इससे आप भली भांति परिचित होंगे। जो हमारी राजभाषा है, जो हमारा राजकाज होता है, वो किस भाषा में होता है, हिंदी भाषा में होता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। यानी अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हमारी राजभाषा क्या है, तो हिंदी है। इसे आप बेहतरीन वे में समझें कि जो सरकारी कार्यालयों में पत्रों का आदान प्रदान होता है वो किसमें होता है, हिंदी भाषा में होता है, क्योंकि वो हमारी राजभाषा है। हालांकि उसके साथ इंग्लिश का भी होता है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है वो क्या है, हिंदी भाषा है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, हमारे यहां छह
शास्त्रीय भाषा भी है, शास्त्रीय भाषा भी है। कौन कौन सी? नंबर 1 तमिल, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 तेलुगु, नंबर 4 कन्नड़, नंबर 5 मलयालम और नंबर 6 ओडिया। ओडिया इंपॉर्टेंट है इसमें, इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कई बार पूछा गया सवाल है कि हाल ही में किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो हमारे यहां शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। अब आपका एक होमवर्क है, आप यहीं पर शास्त्रीय नृत्य भी लिखें। यकीन मानिएगा अगर आप इस तरीके से कार्य करते हैं तो आपको परीक्षा में पास होने से कोई नहीं रोक सकता और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, विजन क्लियर होगा आपका, तो आप आंसर बहुत अच्छी तरीके से दे सकेंगे और पेपर में भी आप कंफ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बताया शास्त्रीय भाषा और मूल भाषा वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है टोटल। और मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। फिर एक जुड़ी कितनी हुई? 15। और फिर 3 जुड़ी कितनी हुई? 18। और फिर 4 जुड़ी फिर कितनी हुई? 22। और ये 22 ऐसे लिखेंगे आप, 14 + 1 + 3 + 4 = 22। ये बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए फर्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा 9th अनुसूची ऐड की गई हमारे संविधान में। 9th अनुसूची ऐड की गई हमारे संविधान में। और कौन सा संविधान संशोधन था? पहला ही संविधान संशोधन था। और कब ऐड की गई थी? 1951 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इस अनुसूची के पीछे रोचक बात है, इस अनुसूची में एक प्रोविजन किया गया था, यानी 1951 में एक प्रावधान किया गया था कि यदि कोई भी कानून बनाकर इस अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका क्या है? सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। यदि कोई भी कानून बनाकर क्या डाल दिया जाता है, 9th अनुसूची में डाल दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। देखो एक एग्जांपल से समझे, ये रास्ता है, और यहां से कोई सड़क जानी है, इसे ऐसे नहीं ऐसे, रास्ता नहीं, ये क्षेत्र है। क्षेत्र किसका है? ए लोगों का।
और यहां से क्या है, कोई रास्ता जाना है। अब क्या किया सरकार ने कि ये रास्ता यहीं से ही जाएगा, और क्या किया जाएगा, इस कानून को यानी इस क्षेत्र को क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट या सरकार एक्वायर करेगी, सरकार इसका अधिग्रहण करेगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, शुरू में संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकार था, और सरकारें क्या कर रही थी, ये तो एक एग्जांपल था, सरकारें क्या कर रही थी कि इस अनुसूची की आड़ लेकर कानून बना रही थी, और क्या कर रही थी, इस अनुसूची में डाल दे रही थी। यानी कहीं ना कहीं सरकार व न्यायपालिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। क्योंकि देख सकते हैं आप, मैंने आपको बताया था कि शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्र में कार्य करेगा और केंद्रीय सरकार अपने क्षेत्र में कार्य करेगी। लेकिन यह अनुसूची पहली ऐड की गई और इसमें कहा गया कि यदि कोई भी कानून बनाकर इस अनुसूची में डाला जाता है तो उसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए गए। लेकिन एक केस आता है दोस्तों, कोलोवाद वर्सेस तमिलनाडु। कोलोवाद कहता है कि जब आप किसी कानून की समीक्षा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट से कहता है, हालांकि ऐसा नहीं कहता, ये थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। कोलो कहता है कि आप जब किसी कानून की समीक्षा नहीं कर सकते, आप लोगों के हित को नहीं देख सकते, तो आप कहें कि संविधान के संरक्षक, आप किस लिए कहते हो कि हम संविधान के संरक्षक हैं। तो ये डिबेट बहुत ज्यादा उठी और इसके ऊपर 11 जनवरी 2007 को डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल के कानूनों की भी जांच हो सकती। अब सवाल आया ये कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोलोवाद में जब कोलो ने कहा कि संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, हमारे यहां किसकी सर्वोच्चता है, संविधान की, और कोलो ने कहा कि आप कहें कि संविधान के संरक्षक जब आप किसी कानून की समीक्षा ही नहीं कर सकती, यानी सरकार किसी भी तरीका का कानून बना दे और लोगों के क्या करे, हितों को प्रभावित कर दे, तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, आप उस पर मूक दर्शक बने रहते हैं, आंख बंद कर देखते रहते हैं। तो मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक हो सकता है। संविधान का संरक्षक, और ये बात दोस्तों प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया इस बात पर। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा, और जिसे किससे जाना जाता है, कोलोवाद वर्सेस तमिलनाडु स्टेट केस, 11 जनवरी 2007 को यह डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल के कानूनों की भी जांच हो सकती है। अब इसके बाद मैंने कहा कि कोलो ने पूछा कब से करोगे, क्या जब पहली 9th शेड्यूल बनी तब से स्टार्ट करोगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सधा हुआ स्टैंड दिया और कहा कि 24 अप्रैल 1973 को संविधान का मूल ढांचा तय हुआ था। तो यानी सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी कानून बनाकर यदि किस में डाले गए हैं, 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, तो क्या है, उनकी जांच हो सकती है।
जांच हो सकती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि हम शुरू से जांच तो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि हमने 24 अप्रैल केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल स्टेट से क्या दिया, संविधान के मूल ढांचे को तय किया, तो हमने क्या किया, हम इसके बाद अगर कोई भी कानून किसमें डाला है, 9th शेड्यूल में डाला है, तो उसकी क्या है, हम जांच कर सकते हैं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह दी। और यहां पर दोस्तों जो 9th शेड्यूल का जो दुरुपयोग हो रहा था वो क्या हुआ, यहां पर आके उस पर ब्रेक लगा। और कहीं ना कहीं अब यदि कोई भी कानून बनाकर 9th शेड्यूल में डाला जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अनुसूची है, ये बात आपको ध्यान रखना, सवाल में पेपर्स में कई बार पूछी गई है। तो कोई भी कानून यदि उसमें डाला जाता है तो अब सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसका जुडिशियल रिव्यू, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। और उसके आधार पर यदि वह कानून संविधान सम्मत नहीं पाया जाता, संविधान की भावनाओं के अनुरूप, लोगों के हितों के अनुरूप नहीं पाया जाता, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है, खत्म कर सकती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टैंड में बिल्कुल क्लियर और सुस्पष्ट उसने बता दिया। ये थी दोस्तों 9th अनुसूची 1951 की कहानी। अब आते हैं 10th शेड्यूल। देखिए 10th अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे जोड़ा गया। और इसमें जो प्रावधान है वो किससे संबंधित है, दल बदल, दल बदल कानून से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें है, 10th शेड्यूल में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दल बदल के ऊपर मैं किसी दिन आपको विस्तृत चर्चा करूंगा अलग से, तब मैं बताऊंगा दल बदल क्या होता है। हालांकि बस आप यदि यहीं पर यही याद रखें कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल से संबंधित है। और ये काफी चर्चाओं में है, ये सवाल में पूछी गई है कई बार और पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 11th अनुसूची। 11th अनुसूची 73वां संविधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यह कब लाया गया, 1992 में। और इसके द्वारा 11th अनुसूची जोड़ी गई और इसका संबंध किससे था, पंचायत राज से। पंचायत राज पर हमें विस्तृत चर्चा करनी है, जब हम स्थानीय सरकार पढ़ेंगे वहां पर हम इसे जानेंगे। लेकिन वर्तमान याद रखिए कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 में, उसमें क्या लाया गया, पंचायती राज जोड़ी गई इसमें। और नेक्स्ट अनुसूची थी 12th शेड्यूल किसके, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कब आया, ये भी 1992 में आया। और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा क्या बताया गया कि शहरी विकास व स्थानीय स्वशासन का इसमें जिक्र किया गया। यानी गांव से संबंधित अगर स्थानीय स्वशासन का अगर हमें बात करनी है तो हम किसकी बात करेंगे, 11th अनुसूची की। इसमें कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। और यदि अगर हमें शहरों से संबंधित स्थानीय स्वशासन की बात करनी हो तो हम किसकी बात करेंगे, 12th अनुसूची की। इसमें कितने विषय हैं, 18 विषय। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और यहां पर हमारा अनुसूची का सेगमेंट खत्म होता है और अब से हम
अपने संविधान के बिल्कुल अंदर के पार्ट अनुच्छेद का जिक्र करेंगे, भाग की चर्चा करेंगे और वहां से फिर हम आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे। दोस्तों, आप अनुसूची को अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहां से सवाल कई बार पूछे जाते हैं और मैं इस संविधान और पॉलिटी की यात्रा को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूं क्योंकि अगर हमें मंजिल पर पहुंचना है तो हमें सीढ़ी दर सीढ़ी का रास्ता ही तय करना पड़ेगा। और मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप आपके जो संबंधी हैं उन्हें कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अच्छा लगे तो मैं इसलिए ही कहता हूं, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रतिबंधित नहीं है। बस आपसे यही अनुरोध है क्योंकि चैनल्स की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरा साथ आपके साथ ऐसे ही बना रहे तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में।